नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जेएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बाल विकास की क्लास चल रही है यूपी टेट के लिए। और यूपी टेट में हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाल विकास को लेकर इसमें हम आप लोगों को जो क्लास चल रही है, टू द पॉइंट चल रही है, फैक्ट चल रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें समझने की कोशिश नहीं करेंगे। हर टॉपिक में कुछ मेन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको एक बार देख लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आप यूपी टेट में आप चाहेंगे कि आप पास कर जाएं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछा जाता है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये पेपर को देख के इसको पास कर चुके हैं। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं, हम लोगों का मतलब कि नोट्स है, जो हम लोग जैसे पढ़े थे सेम आपको बता रहे थे। इसमें अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो सीधा सीधा आप लोगों को क्या हो जाएगा कि 25, 26, 27 नंबर आप लोग यहाँ से लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे किसका सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत। ठीक है, तो पावलोव के बारे में सबसे पहले अगर पूछ लेता है, अगर देखा जाए तो इनका सबसे पूरा नाम जानना पड़ेगा। क्या पूरा नाम, इनका पूरा नाम क्या था? इवान पावलोव। फिर इसके बाद यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाता है कि मतलब किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, यानी कि इनका देश कौन सा था, किस देश के थे। तो अगर आपसे पूछ ले, कभी कभी पूछ लेता है, मतलब कि पीछे पेपर में पूछा हुआ है, देश भी पूछ लेता है। तो रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे। और इसमें एक और प्रश्न पूछ लेता है कि पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पावलोव को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार पूछ लेता है किस सन में दिया गया। ठीक है, तो इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार तो 1904 में दिया जाता है। कब दिया जाता है इनको? 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये चीज़ें मतलब कि ये तो बेसिक चीज़ हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। अब तो इनका थ्योरी पूछता है या उनका जो सिद्धांत दिए हैं उस पर प्रश्न बनते हैं, लेकिन मेन चीज आपका ये है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, इनका प्रयोग। ये यहाँ से अब आप लोग नोट करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग पूछ लेता है, मतलब कि पावलोव ने अपने जो सिद्धांत दिए उनका प्रयोग किस जानवर पर किया था, यानी कि किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। ठीक है, किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। इसके पहले हम लोग पहले चैप्टर में पूछे थॉर्नडाइक साहब ने कब किया, किस पर किया था? तो बिल्ली पर किया था। तो हम पीछे का भी आपको रिवीजन करवाते हुए चलेंगे, जिससे मतलब कि अब आपको भूले न और आपको मतलब कि याद करने में आपको मतलब कि थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो आप लोग 2 बार 3 बार याद करेंगे तो इससे हो जाएगा। तब यहाँ फिर इसके बाद आपका प्रश्न क्या यहाँ से इस चैप्टर से बनता है आपका, इनके सिद्धांत का नाम। सिद्धांत का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत का नाम ही बेसिक पूछता है। तो इनमें इनका जो पहला सिद्धांत दिया था, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया था। क्या दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पहला इनका सिद्धांत क्या था? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी अगर पूछा जाए तो किसका था? तो पावलोव साहब का था। अगर इसको हिंदी में किया जाए, हिंदी में भी पूछ लेता है इसका, या तो अंग्रेजी हिंदी में ही लिख देगा क्लासिकल कंडीशनिंग, या तो फिर हिंदी में इसको जब लिखता है हिंदी में ही पूछ लेता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्या हो गया इनका सिद्धांत? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पूछ सकता है, या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से आपका पूछ सकता है। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद और आपका एक प्रश्न बनता है यहाँ से। प्रश्न क्या बनाता है? पूछ लेता जो अनुबंधन है, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन, तो अनुबंधन के जनक पूछ लेता है। अनुबंधन के
जनक कौन थे पूछ लेगा, ठीक है। तो उनके थ्योरी में क्या, उनका सिद्धांत क्या था, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उसी से एक प्रश्न बनता है, अनुबंधन के जनक कौन थे, तो अनुबंधन के जनक कौन थे, पावलोव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स अगर बनाएंगे तो आपका रिवीजन बहुत आसानी से हो जाएगा। जितना हमारे आपको 20 मिनट नोट्स बनाने में लगेगा, फिर रिवीजन करने में आपको कम से कम 5 मिनट लगेगा, 5 से 7 मिनट उससे अगर रिवीजन लेगा। अगर आप पूरा अगर हर मतलब कि मनोवैज्ञानिक का नोट्स बना लेते हैं तो एग्जाम टाइम में आप आधा घंटा में पूरी मतलब बाल विकास को आप रिवीजन कर जाएंगे, ठीक है। तो अनुबंधन निकल के कहाँ से आता है, तो ये इसको थोड़ा समझते हैं। उसके पहले हम लोग देखे थे थॉर्नडाइक वाले में, वहाँ पर उद्दीपक और अनुक्रिया हम लोग पढ़े थे, यानी कि भोजन क्या था, वहाँ पर उद्दीपक का काम कर रहा था, और जो बिल्ली थी पिंजरे में वो क्या कर रही थी, अनुक्रिया कर रही थी, जो उठा पटक कूद छान लगा रही थी, तो अपनी अनुक्रिया कर रही थी। उन्हीं के बीच का जो संबंध है, जैसे यहाँ पर क्या लेंगे, उद्दीपक, ठीक है। उद्दीपक को क्या कहा गया था, स्टिमुलस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टिमुलस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुक्रिया। अनुक्रिया ये क्या था, रिस्पॉन्स, याद आ रहा आप लोगों को, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में सहचर्य मतलब सामंजस्य बैठाना को ही क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। दोनों के बीच में आप सामंजस्य बैठा लेते हैं, दोनों के बीच में क्या, सहचर्य, सहचर्य या इसको क्या कहें, सामंजस्य, कई नाम दे सकते हैं। इनके बीच सामंजस्य को बैठाना ही, सहचर्य को बनाना ही क्या होता है, अनुबंधन होता है। क्या होता है, अनुबंधन। यानी कि उद्दीपक जो भोजन है और जो रिस्पॉन्स है, अनुक्रिया, उन दोनों के बीच में सामंजस्य को बैठाना ही क्या हो जाता है, आपका अनुबंधन हो जाता है। समझ में आता है। यहीं से फिर आपका इन्होंने एक और सिद्धांत देते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। तो एस टाइप थ्योरी, तो पूछ देगा आपसे एस टाइप थ्योरी किसकी है, तो आपका फिर क्या उत्तर हो जाएगा, पावलोव साहब की है। एस टाइप थ्योरी किसकी है, पावलोव साहब की हो जाएगी, ठीक। क्योंकि इसके पहले थॉर्नडाइक में हम लोग देखे, अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप इसका जवाब दीजिए। एस आर थ्योरी किसकी है, उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। एस आर थ्योरी आपकी किसकी है, ठीक है। आइए आप लोग हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका भी उत्तर आपको बताते हैं, नहीं तो आप लोग उत्तर इसका देख ही लीजिए। तो अगर आप कमेंट लोग कर दिए होंगे ठीक है, अगर नहीं किए तो आप लोग याद करिए थॉर्नडाइक का एस आर थ्योरी किसकी है, थॉर्नडाइक की है। ऐसे ही आपको याद करना है। और जो स्टिमुलस है, यहाँ पर आप पीछे देख लेते हैं, ये जो उद्दीपक है ये तो भोजन का कार्य करता है। उद्दीपक मतलब किसको देखकर होगा, भोजन को देखकर होता है। और जो इस उद्दीपक की बात करने वाले जो सबसे जितने भी वैज्ञानिक हैं, यानी कि जितने भी आपको मनोवैज्ञानिक मिलेंगे, जिन लोगों ने भी उद्दीपक की बात करेंगे वो क्या होते हैं, व्यवहारवादी होते हैं। जितने भी यहाँ से करेंगे क्या, जितने भी उद्दीपक की बात करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं उनको क्या कहा जाता है, व्यवहारवादी, ठीक है, व्यवहारवादी कहा जाता है, ठीक है। अब यहीं से एक प्रश्न आप लोगों का और बन जाता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहीं पर एक प्रश्न और क्या बन जाता है आपका, व्यवहारवाद के जनक। तो व्यवहारवाद के जनक आपके क्या कौन हो जाएंगे, पूछा जाता है बार बार, जेबी वाटसन साहब। जेबी वाटसन साहब व्यवहारवाद के जनक हैं। तो इससे मतलब यहाँ पे कितना क्वेश्चन बन गया आपका, एक तो बन गया मतलब कि एस टाइप थ्योरी किसने दिया, पावलोव साहब ने दिया, ठीक। और उद्दीपक की बात करने वाले जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, व्यवहारवादी के नाम से जाता है। और व्यवहारवाद के जनक कौन हो जाएंगे, जेबी वाटसन। और व्यवहारवाद के अगर और हम लोग देख लेते हैं, व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक,
तो जनक तो आप लोग जान ही गए कौन है, जेबी वाटसन। उसके बाद आपको कौन आ जाते हैं, पावलोव। इसके बाद आपके कौन हो जाते हैं, स्किनर। इसके बाद आपके कौन है, थॉर्नडाइक। ठीक है, ये सब आप लोग नोटिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मतलब कि व्यवहारवाद, स्टिमुलस एस टाइप थ्योरी और शास्त्रीय कंडीशनिंग अनुबंधन का सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये पावलॉव के बारे में ही बात चल रही है। अब इनका जो सिद्धांत है मतलब किस चीज पर प्रयोग करते हैं, तो जो आपने शुरू में देखा गया इनका प्रयोग किस पर था, कुत्ते पर था। ये क्या करते हैं, एक कुत्ते को लेते हैं और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कुत्ता है, इसको क्या कमरे में बंद कर देते हैं और इसके मुंह में एक पाइप लगा देते हैं और इस पाइप के नीचे लाकर एक बर्तन रख देते हैं। ठीक है, तो इससे अब क्या मतलब कि कंडीशन बनेगी इसका प्रयोग इन्होंने मतलब कि 3 तरह से किया। एक कुत्ते पर प्रयोग इन्होंने 3 प्रकार से किया कि कुत्ते के बीच में अनुबंधन किस प्रकार से हो रहा है और कुत्ता किस प्रकार से मतलब कि अनुक्रिया कर रहा है, किसके बीच में, भोजन के बीच में और उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें उद्दीपक एक खाने की या भोजन की जो होती इच्छा कब पैदा हो रही है, किस चीज को जानकर पैदा होती है, तो उसी चीज को लेकर इन्होंने अपना सिद्धांत को दिया। ठीक है, तो पहला इनका जो सिद्धांत हो जाता था प्रयोग था, तो यहां पर हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, पावलॉव के अनुबंधन के 3 चरण। इन्होंने अनुबंधन के कितने चरण को बताया, 3 चरण को बताया। पहला क्या था, अनुबंधन से पूर्व। पहला क्या था, अनुबंधन से पूर्व। अनुबंधन से पूर्व का मतलब क्या है कि कुत्ते के सामने जो पिंजरे में यानी कि घर में जो कुत्ते को बंद किए थे उनके सामने क्या करते हैं कि भोजन लाते हैं। ठीक, और भोजन लाते हैं तो भोजन को देखकर कुत्ते के अंदर क्या मतलब कि लार टपकने लगती है, मुंह में पानी आ जाता है। जैसे आप ही जाइए, अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई अच्छी मिठाई देखते हैं, खुशबू आती है आपके नाक में, तो आपका क्या उसको खाने का मन करता है। जब खाने का मन करता है तो आपके मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। ठीक उसी प्रकार कुत्ता तो घर में बंद है, जब उसके सामने भोजन लाया जाता है तो उसके मुंह में ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, लार आने लगती है। तो इसी से इनका पहला मतलब कि चरण निकलता है। पहला टाइप ये बताते हैं पहले चरण में कि कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता है जिससे देखकर कुत्ते के मुंह में क्या, लार आ जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, भोजन लाते हैं, भोजन के बाद क्या आता है, कुत्ते के मुंह में लार आ जाता है। तो अगर मतलब कि भोजन को देखा जाए तो किस प्रकार का उद्दीपक है, तो ये मतलब कि भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य कर रहा है। ठीक है, और लार भी क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो पहला मतलब कि इनका क्या हो जाता है कि भोजन जब लाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि उसमें उद्दीपक पैदा होता है और जो उसके मुंह में लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया मतलब कि वो अनुक्रिया करता है। ठीक है, खाने के लिए उसको मतलब कि विचार आने लगता है। अब दूसरा अगर इसमें हम लोग देखते हैं अनुबंधन के समय, दूसरा क्या है, अनुबंधन के समय। जब अनुबंधन के समय क्या आता है मतलब कि दूसरी बार जब इस पर प्रयोग किया जाता है तो भोजन के साथ क्या करते हैं पावलॉव साहब, घंटी लेकर आते हैं, यानी कि पहले घंटी बजाते हैं तो फिर मतलब कि उसके सामने क्या किया जाता है, भोजन दिया जाता है।
तो दूसरी बार क्या करते हैं, भोजन प्लस घंटी। अब यहीं पर समझना, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। जब दूसरी बार जब भोजन लाते हैं तो क्या करते हैं, पहले घंटी बजाते हैं फिर भोजन को लाते हैं। तो इससे मतलब क्या, ये प्रक्रिया बार बार चलती है। तो फिर दूसरी बार में क्या मतलब कि कुत्ते के दिमाग में बैठाने का प्रयास किया जाता है कि घंटी बजेगी तब आपके सामने भोजन आएगा। ठीक है, तो भोजन यहाँ पर क्या हो जाता है, स्वाभाविक उद्दीपक है, और घंटी क्या है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। ठीक है, या इसी को क्या कह सकते हैं, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक उद्दीपक। और लार क्या हो जाती है, ये स्वाभाविक, लार तो आना स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो इससे क्या समझ में आया, दूसरी बार जब प्रयोग करते हैं तो कुत्ते के सामने भोजन तो लाते हैं लेकिन घंटी के साथ लाते हैं, घंटी बजाते हैं फिर भोजन देते हैं, और एक प्रक्रिया कई बार करते हैं। तो फिर कुत्ता क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है कि घंटी बजेगी तो भोजन हमारे पास आएगा। समझ में आया, एक मतलब कि कुत्ते के मतलब कि माइंड में बात सेट हो जाती है कि अगर घंटी बज रही है तो फिर हमारा भोजन आएगा, फिर वो अनुक्रिया उसी हिसाब से करने लगेगा, यानी कि घंटी को सुनकर फिर उसके मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाती है। और तीसरा कंडीशन इसमें क्या होती है, अनुबंधन के पश्चात। अनुबंधन के पश्चात से मतलब क्या, अब पाला सब क्या करते हैं, भोजन नहीं लाते हैं, केवल क्या करते हैं, घंटी लाते हैं, घंटी बजाते हैं। तो घंटी बजाने से फिर क्या देखते हैं कि कुत्ते के मुंह में क्या हो जाती है, लार आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तब घंटी यहाँ पर क्या काम कर रही है, ये तो स्वाभाविक तो है नहीं, अस्वाभाविक उद्दीपक का काम कर रही है, यानी कि कृत्रिम उद्दीपक का काम कर रही है। तो दूसरे चरण में जो बताया गया था, मतलब कि घंटी के भोजन के साथ घंटी को लाना, घंटी बजाकर कुत्ते को भोजन देना, और फिर इस बार जैसे ही वो केवल भोजन लाते नहीं है, घंटी लाते हैं, जब घंटी को बजाते हैं तो कुत्ते को एहसास हो जाता है कि हमारा भोजन आ गया है। तो घंटी क्या हो जाती है, यहाँ पर अस्वाभाविक उद्दीपक का काम करेगी, और लार क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। समझ में आया यहाँ तक, यानी कि पहले कंडीशन में क्या कुत्ते को दिखाया गया, पहला चरण में कि भोजन लाते हैं तो भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या हो जाता है, लार टपकना शुरू हो जाता है। दूसरे कंडीशन में क्या करते हैं, दूसरा कंडीशन ये करते हैं कि घंटी बजाते हैं, घंटी बजाने के बाद कुत्ते को भोजन देते हैं। तो जिससे कुत्ते के दिमाग में क्या बैठता है कि घंटी बजेगी तो हमको हमारे पास क्या भोजन आएगा, फिर वह अनुक्रिया करने लगता है, यानी कि उसके मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाता है। फिर तीसरा चरण इनका क्या था कि घंटी केवल क्या घंटी बजाते हैं, तो घंटी बजाने से ही मतलब कि और कुत्ता आपके स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है और कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगती है। तो इनका ये क्या था, ये अनुबंधन का सिद्धांत था, इन्होंने इसी प्रकार से अनुबंधन का अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए कि अगर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है तो उसे
अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। तो समझ में आएगा आप लोगों को। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर मतलब कि कोई व्यक्ति है या कोई प्राणी है, उसको एक किसी चीज का अभ्यास करा दिया जाता है और उसके मन में ये चीज बैठ जाती है कि इस चीज होने से हमको ये कार्य मिलेगा, या इस चीज के होने से मुझको ये मतलब कि भोजन मिलेगा या फल मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। तो अगर वो प्राणी के अंदर अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया होने लगती है तो इसी को क्या कहते हैं हम, अनुकूलित अनुक्रिया। यानी कि वो प्राणी है, उसको एहसास हो जाता है कोई घंटी है या कोई साउंड है या कोई आवाज है, उसके बाद उसको भोजन दिया जाए तो सोचेगा कि अब हमारा उसके अंदर मतलब कि अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, और उसी को क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहीं से आपका निकल के क्या आता है, इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा स्टार बना के, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किनका है, तो ये भी आपका पावलोव साहब का है। तब इनका मतलब 4 टर्म दिए इन्होंने, मतलब कि जो अनुक्रिया का या उद्दीपक का इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो 4 अवस्थाओं के आपका मतलब कि जान लीजिए, बस नाम खाली पूछ लेगा, आपको इसके बारे में बहुत डिटेल जानना नहीं है। तो 4 क्या है इनकी, पावलोव की 4 अवस्थाएं। इसको थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। पहला आपका लिख लेंगे क्या, विलोपन। विलोपन में क्या हो जाएगा, अगर आप वो कार्य करेंगे, जैसे अगर कुत्ते के सामने क्या होता था, घंटी बजाकर भोजन दिया जाता था तो उसके मुंह से क्या लार टपकने लगती थी। तो अगर घंटी के साथ आप घंटी बजा रहे हैं और फिर भोजन नहीं दे रहे हैं, सॉरी, घंटी बजा रहे हैं और कुत्ते को भोजन नहीं दिया जा रहा है, तो एक क्रिया अगर आप कुछ दिन तक करते हैं तो भोजन को एहसास होता है, तो उसके अंदर की जो स्वाभाविक अनुक्रिया बंद हो जाती है, तो फिर वो घंटी की आवाज सुनकर लार टपकाना बंद कर देता है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, उसका मतलब कि जो सीखा था, जो उसके माइंड में एक धारणा बन गई थी कि घंटी बजने पर भोजन मिलेगा, तो घंटी बजने के बाद अगर उसको भोजन नहीं दिया जाता है तो वो उसके मुंह से फिर लार टपकना बंद हो जाएगा, और वह मतलब कि घंटी बजने के बाद वो भोजन की उम्मीद नहीं करेगा। दूसरा क्या हो जाता है, स्वतः प्रकटीकरण। इसको भी समझ लेते हैं। अगर कुत्ते को मतलब कि फिर से मतलब कि कुछ दिन तक आप उसको घंटे के साथ भोजन नहीं देते हैं, अगर फिर कुछ समय के बाद, महीने बाद या हफ्ते बाद फिर घंटी बजाकर कुत्ते को भोजन देना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या, वो फिर पुरानी प्रक्रिया चालू हो जाता है। फिर वो घंटी की आवाज सुनकर क्या करेगा, मुंह में लार टपकाना उसका लार आनी शुरू हो जाएगी। अब घंटे के साथ फिर भोजन, तो फिर वह मतलब कि अपने पुरानी मतलब कि अनुक्रिया से अभ्यस्त हो जाएगा, यानी कि फिर उसको घंटी की आवाज सुनाई देगी तो उसको ऐसा जो है कि हमको भोजन मिलने वाला है, और उसके मुंह से फिर स्वतः लार बनना शुरू हो जाता है। और तीसरा इसमें क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण। चौथा उद्दीपक विभेदन। अब उद्दीपक सामान्यीकरण मतलब क्या हो जाता है कि अगर कोई भी उस घंटी की तरह आवाज कुत्ते को सुनाई देगी तो उसको क्या होगा कि उसको भोजन मिलने वाला है। अगर मान लीजिए जो घंटी बजाई जा रही है उसी से मिल दूसरी घंटी बजाई जाती है, तो फिर भी कुत्ते के दिमाग में क्या बैठ जाता है कि घंटी बज गई, हमें क्या है, अब भोजन मिलने वाला है। लेकिन दूसरी घंटी से उसको क्या हो जाएगा, भोजन नहीं मिलता है, तो उसके साथ एक धोखे की तरह हो जाता है, उससे मुंह से फिर भी लार टपकना शुरू हो जाती है। यानी कि इसको क्या कहते हैं, उद्दीपक सामान्यीकरण
और उद्दीपक विभेदन का मतलब है कि कुत्ते के सामने जो घंटी बजाई जा रही है और दूसरी घंटी जो बजाई जा रही है, उन दोनों में अगर अंतर करना जान लेता है तो उसी को क्या कहते हैं, उद्दीपक विभेदन। यानी कि जो एक्चुअल घंटी है उसके बजने से कुत्ते के मुंह में लार टपकना प्रारंभ हो जाएगी, जो दूसरी टाइप की घंटी बज रही है तो उसके टपकने से और कुत्ते के मतलब मुंह में लार टपकना नहीं होगा, लार नहीं टपकेगी। तो ये क्या हो गया, एक पावला साहब का चैप्टर हो गया। इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो याद करने का प्रयास करिए। मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप लोग याद नहीं करेंगे तो आप बाल विकास में 16-17 नंबर पर ही जाके रुक जाएंगे। अगर चीज़ों को आप लोग याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 25+ नंबर यहाँ से बनने ही बनने वाला है। तो 2 महीने के लिए सभी चीज़ों को भूल जाइए और अपने करियर के बारे में सोचिए, अपने एग्जाम के बारे में सोचिए और 2 महीना फोकस कर लेंगे, आपका टेट निकल जाएगा। फिर वैकेंसी आएगी सुपर टेट की, आप लोग उसमें अच्छा करके, क्योंकि ये जो है आपका सुपर टेट में भी काम करेगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।